कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात किया था अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब की आकृति के बारे में बात किया था, प्रतिबिंब के साइज के बारे में बात किया था, यानी विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की हमने चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार बनता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन वस्तु की केवल दो स्थितियों के लिए किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो केवल दो स्थितियों के लिए ही हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए पहली स्थिति के बारे में बात करते हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं उत्तल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से अत्यंत छोटा व दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। तो जब उत्तल दर्पण के सामने हम कोई वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं, यहाँ पे देखिए ये AB जो है यह एक वस्तु है और इसको हमने उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी और परावर्तित हो जाएगी। फिर एक और प्रकाश किरण आती है और दर्पण से टकराती है और परावर्तित हो जाती है। और ये दोनों प्रकाश किरणें जो है वो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर जाके प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को और यहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यह जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, यह कैसा होता है, यह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से अत्यंत छोटा होता है, वस्तु से बहुत ही छोटा होता है और दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। तो पहली स्थिति में जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है और दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहली स्थिति समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली स्थिति की तरफ। स्थिति 2 में जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। अब हमने क्या किया, वस्तु को अनंत से और ध्रुव के बीच में रख दिया, यानी अनंत से थोड़ा आगे ले आए हम, ठीक है। तो AB कोई वस्तु है और इसको हमने उत्तल दर्पण के सामने रख दिया। अब इससे एक प्रकाश किरण आती है और दर्पण से टकराती है और परावर्तित हो जाती है। फिर एक और प्रकाश किरण आती है, दर्पण से टकराती है, परावर्तित हो जाती है। और ये दोनों प्रकाश किरणें जो हैं वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिच्छेद करती है और वहां पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु को हम अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। तो उम्मीद करता हूं आपको दूसरी स्थिति भी समझ में आ गई होगी। उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब सदैव यानी हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब सदैव आभासी रहता है, सीधा रहता है और वस्तु से छोटा रहता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब की एक सारणी है। इस सारणी को आपको याद करने में आसानी होगी कि उत्तल दर्पण द्वारा किन किन स्थितियों में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो पहली स्थिति हमने बात की थी अनंत पर, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं
तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे तथा मुख्य फोकस पर बनता है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, वह आकार होता है, वह आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। दूसरी स्थिति में हमने बात किया था कि जब वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। और प्रकृति जो होती है प्रतिबिंब की, वह आभासी होती है, सीधा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। तो दोस्तों, हमने उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा दोनों के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है इसके बारे में हमने जान लिया। आइए अब जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसमें पहला बिंदु है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आप शेविंग कराने सैलून में जाते हैं तो वहां पे देखते होंगे बहुत बड़े बड़े दर्पण लगे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कांच लगी होती है, तो वह अवतल दर्पण होता है। उसकी फोकस दूरी बड़ी होती है और वो बड़े द्वारक का होता है। तो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा बिंदु है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं उनके पास छोटे अवतल दर्पण होती है और उससे वो क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके पेशेंट की इलाज करते हैं। तो वो आंख, नाक, दांत, गले आदि का निरीक्षण करने के लिए छोटे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा बिंदु है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियां जो होती है वहां पे सूर्य के प्रकाश को क्या किया जाता है, केंद्रित किया जाता है। और सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। टेबल लैंप जो होते हैं उनके शेडो में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। जिससे क्या होता है कि थोड़े से स्थान को और अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो टेबल लैंप होते हैं उसमें अवतल दर्पण के शेड का उपयोग करते हैं। पांचवा बिंदु है मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर कार जो होती है, रेल के इंजन जो होते हैं, स्टीमर जो होते हैं और सर्च लाइट जो होती है, इनके लैंप जो होते हैं उनमें परावर्तक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जिससे क्या होता है कि दूर की जो वस्तु होती है, दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सकता है। दूर की वस्तुओं को हम प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, मोटर कारों, रेल के इंजनों में, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। पहला है उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। मोटरसाइकिल जो होती है और स्कूटर जो होता है उसमें हैंडल के साथ में जो साइड दर्पण होती है उसके रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जिससे क्या होता है कि पीछे की ओर काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे पीछे की तरफ से आने वाले वाहनों के बारे में हम आसानी से देख सकते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो स्कूटर, मोटर कारों और भी कई प्रकार के वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर आ रही वाहन का हम क्या काफी बड़े क्षेत्र व स्पष्ट सीधा प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़े, पीछे आ रही वाहन को हम आसानी से देख सकें। दूसरा बिंदु है उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में प्रवर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। रोड लाइटें जो लगती है गली में और बाजारों में, उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, प्रवर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। जिससे क्या होता है, लैंप का जो प्रकाश होता है वो अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र तक फैल जाता है। उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में आप किसी ऊंचे भवन या किसी ऊंचे पेड़ का पूर्ण लंबाई यानी पूरी लंबाई का जो प्रतिबिंब होता है वो आप उत्तल दर्पण में
देख सकते हैं। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा है। जब आप कभी आगरा जाएं और आगरा का किला घूमने जाएं तो वहां पे देखिएगा आप कि आगरा का जो किला है वहां पर एक ऐसा दीवार है जिसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ है और वह दर्पण जो है वो ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरी प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि दीवार से सटी छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। ऐसे स्थान पर एक उचित स्थान पर खड़ा होना पड़ेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं कि ताजमहल का पूरा प्रतिबिंब आप उस दर्पण में देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हमने अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात किया, उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बात किया और उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब के बारे में चर्चा किया। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें। ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को फॉलो नहीं किए हैं तो हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को भी फॉलो कीजिए। वहां पे भी वीडियो मिल जाएंगे, आप वीडियो को देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज या हर वीडियो लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर जाइए और वहां पे द स्टडी जोन हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।